Hello everyone, welcome to MS Study Guru. Okay, so hope you are all fine. तो आज की इस क्लास में हम मॉडल्स समझने वाले हैं कुर्नों का, बैटरेंट का एंड एजवर्थ का। ठीक है, तो सेशन को एंड तक देखिएगा मॉडल्स को ठीक से समझने के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, सो देखिए स्टार्ट करते हैं बैटरेंट कुर्नो एंड एजवर्थ का मॉडल। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा कंप्लीट इकोनॉमिक्स पेपर टू इकोनॉमिक्स का यूजीसी नेट का कोर्स आपको मिलेगा अनअकैडमी पर। आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, यह है मेरा रेफरल कोड सिमर10। इसके थ्रू 10% ऑफ लेके आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं और यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी की किसी भी तरह की सब्सक्रिप्शन के लिए आप ये कोड यूज़ करके 10% ऑफ ले सकते हैं, चाहे वो यूपीएससी है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम है, सीबीएसई है या नीट का है। ठीक है, ये कोड से आपको 10% ऑफ मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द कुर्नो मॉडल। जो कुर्नो मॉडल होता है 1838 में कुर्नो ने मॉडल दिया, उसमें उसने अजम्पशंस ली कि दो फर्म्स हैं, ठीक है, जो होमोजीनियस गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और फर्म्स ये अज्यूम करके चलते हैं कि दूसरा फर्म अपने आउटपुट को कांस्टेंट रखता है। मैं आपको ये एक कहानी की तरह समझाती हूँ। मान लीजिए दो फर्म्स हैं ए एंड बी। ठीक है, तो जो ए फर्म है वो मार्केट में आता है, तो मार्केट में जितना आउटपुट होता है उसका वो आधा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, 1/2 आधा प्रोड्यूस करता है, और ये मानता है, ये कंसीडर करता है कि जो दूसरा फर्म है वो अपना आउटपुट कांस्टेंट रखेगा, उसे चेंज नहीं करेगा। अब बी आता है, एंटर करता है मार्केट में, तो जो बाकी का आउटपुट बचा है उसका 1/2 जो है वो बी प्रोड्यूस करता है, ये अज्यूम करके कि ए अपने आउटपुट को कांस्टेंट रखेगा। दोबारा से ए मार्केट में आया, फिर उसने यही अज्यूम किया कि बी अपने आउटपुट को कांस्टेंट रखेगा, बचा हुआ जो आउटपुट है उसका फिर से 1/2 ए प्रोड्यूस करेगा। देन अगेन बी विल टर्न, बी विल डू डैट। ठीक है, जो बचा हुआ आउटपुट है उसका 1/2। तो ये मेन अजम्पशन इस मॉडल में ये रहती है कि दोनों फर्म्स ये अज्यूम करके चलते हैं कि दूसरा अपने आउटपुट को कांस्टेंट रखेगा। बोथ फर्म्स assume that other will keep its output constant। ठीक है, तो हर एक फर्म जब मार्केट में आता है, जितना आउटपुट बचा होता है उसका 1/2 वो प्रोड्यूस करता है। तो इसका एंड रिजल्ट क्या निकलता है कि जो दोनों फर्म्स है एट द एंड टोटल आउटपुट का सिर्फ 1/3 ही प्रोड्यूस कर पाते हैं। मतलब पूरा नहीं प्रोड्यूस कर पाते, सिर्फ 1/3 ही प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, और जो मोस्ट प्रॉफिटेबल प्राइस है उसका 2/3 ही वो अचीव कर पाते हैं। एक चीज ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोस्ट प्रॉफिटेबल प्राइस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम आउटपुट। मैक्सिमम आउटपुट का मतलब रहता है, मैक्सिमम आउटपुट जो परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं ना, वो मैक्सिमम आउटपुट होता है। मतलब सबसे ज्यादा परफेक्ट कंपटीशन में आउटपुट मैक्सिमम रहता है और प्राइस सबसे कम। जबकि मोनोपोली में आउटपुट सबसे कम रहता है और प्राइस सबसे मैक्सिमम। तो जब भी मैक्सिमम प्राइस की बात आई दैट मीन्स मोनोपोली प्राइस, जब भी मैक्सिमम आउटपुट की बात आई दैट मीन्स परफेक्टली कॉम्पिटिटिव आउटपुट। तो इसका रिजल्ट ये निकलता है एट द एंड कि जो कुर्नो के मॉडल में दोनों फर्म्स है मिला के मोस्ट प्रॉफिटेबल प्राइस का सिर्फ 2/3 ही चार्ज कर पाते हैं, और एट द एंड दोनों फर्म्स मिला के टोटल आउटपुट का सिर्फ 2/3 ही प्रोड्यूस कर पाते हैं। कहने का मतलब कि ना तो वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव आउटपुट पर पहुंच पाते हैं और ना ही वो मोनोपोलिस्ट प्राइस पर पहुंच पाते हैं। हाईएस्ट प्राइस का सिर्फ 2/3 चार्ज कर पाते हैं और हाईएस्ट आउटपुट का सिर्फ 2/3 ही प्रोड्यूस कर पाते हैं। यहाँ पे गलती क्या हुई फर्म्स थे, वाई दे कांट अचीव द मैक्सिमम आउटपुट और मैक्सिमम प्राइस, क्योंकि उन्होंने अपनी इंटरडिपेंडेंस को रियलाइज नहीं किया। ठीक है, सो ओलिगोपोली का ये जो मॉडल है इसमें फर्म्स अपनी इंटरडिपेंडेंस को रियलाइज नहीं करते, दैट्स वाई वो मार खाते हैं। एंड में आके ना तो मोस्ट प्रॉफिटेबल प्राइस पर पहुंच पाएंगे, ना ही मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएंगे। अब इसके थोड़ा सा अलग चैम्बरलिन का मॉडल है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में करवाने नहीं वाली। चैम्बरलिन के मॉडल में फर्म्स एक्सपीरियंस से अपना म्यूचुअल डिपेंडेंस रियलाइज कर लेते हैं और एट द एंड उनका रिजल्ट कुर्नो के मॉडल के रिजल्ट से बहुत बेहतर होता है। तो इससे शिक्षा ये मिलती है कि फर्म्स को हमेशा अपनी इंटरडिपेंडेंस को रियलाइज करके ही एक्शन लेना चाहिए। अगर वो ये नहीं
सोचेंगे कि हमारे एक्शन एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, अगर वो दूसरे फर्म के एक्शन को जस्ट कांस्टेंट मान के चलेंगे तो एंड रिजल्ट उनका प्रॉफिटेबल नहीं होगा। क्लियर? सो दिस इज द थिंग। अब ईच फर्म की अगर बात करें, मतलब हर एक फर्म 1/3 प्रोड्यूस कर रहा है, तो दोनों फर्म्स मिला के बना 2/3। बात समझे ना? अगर ईच फर्म, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए ईच फर्म जो है वो टोटल आउटपुट का 1/3 प्रोड्यूस कर रहा है, और दोनों फर्म्स अगर मिला के बात करें तो वो टोटल आउटपुट का 2/3 प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है? सो अब इसके बाद बात करते हैं बैकट्रेंड के मॉडल की। जो बैकट्रेंड का मॉडल है, इसमें क्या है, अदर फर्म विल कीप द प्राइस कांस्टेंट। इसमें यह कहा जाता है कि जो दूसरे फर्म्स है वो अपने प्राइस को कांस्टेंट मानते हैं। सो कुर्नो के मॉडल में जैसे हमने पढ़ा था कि फर्म्स अपने आउटपुट को कांस्टेंट मानते हैं, इसमें फर्म्स अपने प्राइस को कांस्टेंट मान के चलते हैं। ठीक है? सो अनलिमिटेड प्रोडक्टिव कैपेसिटी। अब जो बैकट्रेंड का मॉडल है, यहाँ पे प्रोडक्टिव कैपेसिटी अनलिमिटेड है। बाय अंडर कटिंग द प्राइस द फर्म कैन कैप्चर द एंटायर मार्केट। देखिए, मान लीजिए देयर इज एन एग्जांपल, एक ट्रायंगल है, ये फर्म ए है और ये फर्म बी है। तो यहाँ पे क्या होता है, दो फर्म्स है, मान लीजिए यहाँ पे है। एक फर्म ने क्या किया, एक फर्म ने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ, अपना प्राइस कम कर लेता हूँ, इससे क्या होगा कि आउटपुट मैं ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाऊंगा और मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये सोच के एक फर्म अपना प्राइस कम कर लेता है और दूसरा फर्म फिर से उससे भी प्राइस कम कर लेता है। ठीक है? सो ऐसा करते करते, एक दूसरे से compete करते करते, वो दोनों जो है ना वो परफेक्टली कम्पिटिटिव प्राइस पर पहुंच जाते हैं। मतलब उस पर पहुंच जाते हैं जहां पे उनका प्राइस उनकी एवरेज कॉस्ट के इक्वल आ जाता है। दिस इज अ परफेक्टली कम्पिटिटिव प्राइस। वो बहुत कम प्राइस होता है, एवरेज कॉस्ट के जस्ट इक्वल। ठीक है ना? तो जहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट्स कंसीडर होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। सो एक दूसरे के प्राइस को अंडरकट करते करते एंड रिजल्ट ये होता है कि प्राइस उनका एवरेज कॉस्ट के इक्वल आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर बार एक फर्म, देखिए ये जो फर्म है पहला ए, अब ए ने ऐसा सोचा कि बी तो अपना प्राइस इतना ही रखेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपना प्राइस बी से कम कर लेता हूँ तो मेरे पास डिमांड ज़्यादा होगी। अब बी आया मार्केट में, बी ने सिर्फ सोचा कि ए तो अपना प्राइस इतना ही रखेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ, अपना प्राइस ए से भी कम कर लेता हूँ, मेरी डिमांड ज़्यादा होगी। मतलब वो ऐसा सोच के चलते हैं कि दूसरा बंदा अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेगा। यहाँ पर भी उन्होंने अपनी इंटरडिपेंडेंसी रियलाइज नहीं की, है ना? तो रिजल्ट क्या निकला कि वो एंड में टोटल आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, परफेक्टली कम्पिटिटिव आउटपुट, और प्राइस भी उनका परफेक्टली कम्पिटिटिव ही है। ठीक है? तो वो मोनोपोलिस्ट प्राइस पर यहाँ पे भी नहीं पहुंच पाते, जो हाईएस्ट प्राइस होता है, और हाईएस्ट प्रॉफिट्स नहीं गेन कर पाते, क्योंकि उन्होंने अपनी इंटरडिपेंडेंसी को रियलाइज नहीं किया। जब भी आप बिजनेस करने का मन बनाओगे, हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा, अपने कंपिटिटर्स की इंटरडिपेंडेंसी को ध्यान में रखिएगा कि आपका एक्शन और उनका एक्शन इंटरडिपेंडेंट है। कभी भी ये मत सोचिएगा कि दूसरा अपनी स्ट्रैटेजी को कांस्टेंट रखेगा। रियलिटी में भी दूसरा अपनी स्ट्रैटेजी को कभी कांस्टेंट नहीं रखता, हमेशा दूसरा फर्म अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करता है। ठीक है? सो प्लीज कीप इन माइंड इन रियल लाइफ आल्सो, इफ यू आर प्लानिंग फॉर डू सम बिजनेस, कि अपनी इंटरडिपेंडेंसी को रियलाइज करके चलिए। अब तीसरा जो है ये एजवर्थ मॉडल है। एजवर्थ मॉडल जो है बैटरेंड की ही मॉडिफिकेशन है। इसमें एक फर्क है बैटरेंड मॉडल से, इसमें फर्म के पास कैपेसिटी लिमिटेड है। बैटरेंड में अनलिमिटेड कैपेसिटी थी, एडवर्थ में कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड है। ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है, अब कैपेसिटी लिमिटेड होने के कारण कोई भी डिटर्मिनेंट सोल्यूशन पर पहुंच ही नहीं पाता, एक इक्विलिब्रियम सोल्यूशन इसमें नहीं हो पाता। अब इसमें होता क्या है, फर्म अंडर कट द प्राइस एंड रीच परफेक्ट कम्पिटिटिव प्राइस। देखिए, मान लीजिए ये दो फर्म्स हैं। अब एक फर्म अगर अपने प्राइस को अंडर कट करता है और वो परफेक्ट कम्पिटिटिव प्राइस पर पहुंच जाता है। ठीक है? और अब इसमें ये है कि जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। मतलब अगर एक फर्म अपना प्राइस कम भी कर लेगा ना, तो वो आउटपुट एक लिमिट से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकता। डेट्स वाई उसे एक लिमिट से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाएंगे। बात समझे कि नहीं? उसे एक लिमिट से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि अंडर कट करने का उसे कोई फायदा नहीं होगा। प्राइस कम कर लेगा लेकिन डिमांड उसके पास उतनी ही रहेगी। ठीक है ना? क्योंकि उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है। एग्जाम्पल समझाती हूँ। मान लीजिए आपकी कैपेसिटी है 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की। ठीक है? आपने पहले प्राइस रखा हुआ था मान लीजिए 20 रुपीज़ ईच यूनिट, अब आपने प्राइस कर लिया 10 रुपीज़ ईच यूनिट। तो प्राइस कम कर लिया। ठीक है? तो प्राइस कम कर लिया, आपके पास बायर्स बढ़ेंगे, लेकिन आप तब तक ही बेच सकते हो जब तक आपके 100 यूनिट्स खत्म नहीं हो जाते।
ठीक है, क्योंकि आपकी कैपेसिटी लिमिटेड है। आप 100 यूनिट से एक भी यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो 10 रुपये प्राइस करने का कोई आपको इतना फायदा होगा ही नहीं, क्योंकि मान लीजिए 10 रुपये प्राइस करने से आपके पास 200 कस्टमर्स आ जाते हैं, लेकिन यूनिट्स आपके पास सिर्फ 100 ही है। बात समझे ना? सो दिस इज द थिंग। ये रीजन है जिस कारण एडजवर्थ मॉडल में हम एक डिटर्मिनेंट सोल्यूशन पर पहुंच ही नहीं पाते। यहाँ पे फर्म्स की कैपेसिटी लिमिटेड है। अब यहाँ पे होता क्या है, firm undercut the price and reach perfectly competitive prices, later the firm start increasing the price। तो अब ये देखिए, ये फर्म्स ने प्राइस अपने कम किए हुए हैं, इस फर्म ने अपना प्राइस कम किया हुआ है और इसने भी कम किया हुआ है। अब एक फर्म सोचता है कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपने प्राइस को ना थोड़ा सा इस फर्म से बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। उससे क्या होगा कि अगर एक फर्म अपने प्राइस को थोड़ा सा दूसरे फर्म से बढ़ा लेगा, तो अब एक फर्म ये सोचेगा कि देखो कैपेसिटी तो लिमिटेड ही है ना, इसकी कैपेसिटी लिमिटेड ही है। अगर इसने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं तो ये सिर्फ 100 कस्टमर को ही हैंडल कर सकता है, बाकी के 100 कस्टमर घूम फिरा के मुझसे आके महंगे पर ही खरीदेंगे। बात समझे ना? ये है ए, ये है बी। इसने 20 रुपये प्राइस रखा, इसने उससे प्राइस बढ़ा के 30 रुपये रख दिया, ठीक है। अब बी ये सोचता है मैं अपने प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, क्यों? क्योंकि ए की कैपेसिटी लिमिटेड है, ए के पास 100 कस्टमर आएंगे, ठीक है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 100 यूनिट्स ही है, और 100 यूनिट्स बेचने के बाद जो बाकी के कस्टमर हुए, ठीक है ना, वो मेरे पास ही आके महंगे पे ही खरीदेंगे, क्योंकि इसके पास तो माल खत्म हो जाएगा। ये चीज सोच के बी अपना प्राइस बढ़ा लेता है कि मैं प्रॉफिट में रहूंगा। ए जो है वो पूरी मार्केट को हैंडल अकेला तो कर नहीं पाएगा, मेरे पास भी कस्टमर आएंगे। तो उसके बाद ए ये समझता था कि बी अपने प्राइस को कम ही रखेगा और ए अपना प्राइस बढ़ा लेता है। फिर बी मार्केट में आता है, बी ये सोचता है कि ए अपने प्राइस को कम ही रखेगा, तो मैं अपना प्राइस थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। फिर ए मार्केट में आता है, फिर वो ये सोचता है कि बी अपने प्राइस को इतना ही रखेगा, सारी मार्केट को हैंडल तो कर नहीं पाएगा, तो मैं अपना प्राइस थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। तो ऐसा ऐसा करके वो धीरे धीरे अपना प्राइस बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। सो जब हाईएस्ट प्राइस पर पहुंच जाते हैं तो फिर सबसे लोएस्ट प्राइस पर आ जाते हैं। कहने का मतलब एडजवर्थ मॉडल में जो फर्म्स है ना, वो घूमते रहते हैं मोनोपोली एंड परफेक्टली कॉम्पिटिटिव प्राइस में। ऊपर वो धीरे धीरे जाते हैं और नीचे वो झटके से आते हैं। देखिए ऐसे है, ऊपर वो धीरे धीरे, ये फर्म ने प्राइस बढ़ाया, फिर इसे देख के इसने बढ़ा लिया, इसने बढ़ा लिया, ठीक है, इसने बढ़ा लिया। ऐसे जब वो देखते हैं कि इतना हाईएस्ट प्राइस हमने चार्ज कर लिया है, तो फिर वो अपने प्राइस को कम कर लेते हैं, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव प्राइस पर आ जाते हैं। तो फर्म जो है वो घूमते रहते हैं। क्यों घूमते रहते हैं? क्योंकि उनके पास कैपेसिटी लिमिटेड है, तो वो एक डिटर्मिनेंट सोल्यूशन पर पहुंच ही नहीं पाते, बिकॉज दे हैव लिमिटेड कैपेसिटी, ठीक है ना। जब इनका हाईएस्ट प्राइस हो जाता है ना, तो फिर अब ए फर्म ऐसा सोचता है कि बी तो अपना प्राइस कांस्टेंट ही रखेगा, तो मैं अपना प्राइस सबसे कम कर लेता हूँ, और कितनी मार्केट के कस्टमर्स जो हैं वो ज़्यादा कस्टमर्स मेरे पास आ जाएंगे, है ना, ज़्यादा कस्टमर्स मेरे पास, ये सोच के वो फिर प्राइस कम कर लेता है। और फिर इसे देख के फिर जो बी है, फिर वो सोचता है कि ये तो अपना प्राइस कांस्टेंट ही रखेगा, और वो भी अपना प्राइस कम कर लेता है। बात समझे? सो वो ऑस्किलेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, बट एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन पर पहुंच नहीं पाते। तो दैट इज द एडजवर्थ मॉडल। तो बेसिकली बैटरन ने एडजवर्थ में आपने डिफरेंस क्या देखा कि एडजवर्थ के पास डिटर्मिनेंट सोल्यूशन नहीं है, बैटरन के पास है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव आउटपुट वाला, है ना। और एडजवर्थ के मॉडल में लिमिटेड कैपेसिटी है और बैटरन में अनलिमिटेड कैपेसिटी है। कुडनो के मॉडल में फर्म एज्यूम करता है कि दूसरा फर्म अपना आउटपुट कांस्टेंट रखता है, और बैटरन एंड एडजवर्थ के मॉडल में फर्म एज्यूम करते हैं कि दूसरा फर्म अपने प्राइस को कांस्टेंट रखता है। तो ये मैंने आपको क्रक्स में तीनों मॉडल्स समझाए हैं। होपफुली आप सबको ये तीनों मॉडल्स अच्छे से समझ आ गए हैं। नहीं समझ आए तो वीडियो को एक बार दोबारा से प्ले करके समझिएगा, समझ आ जाएंगे। ये आपको क्या नज़र आ रहा है, ये मेरी अनअकैडमी पे फ्री वाली क्लासेस हैं, एकदम एब्सोल्युटली फ्री वाली क्लासेस। यहाँ पे आप मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। पहली बार मेरी क्लास देखना चाहेंगे तो आपसे एक इन्वाइट कोड मांगा जाएगा, ये है मेरा इन्वाइट कोड सिमर10। इसे लगा के एज फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरा सारा फ्री मटेरियल एसेस कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उसे फॉलो कर सकते हैं। उसे फॉलो करेंगे तो डेली आपको मेरी क्लासेस का लिंक जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड हुआ मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अनअकैडमी से किसी भी तरह की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मेरा कोड यूज़ करके, और मेरे साथ पूरे नेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और कोई भी आप लर्नर है, चाहे CBSE की तैयारी करें, +1 +2 के एग्ज़ाम की, या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी पर जाके अपनी सब्सक्रिप्शन को इंश्योर कर सकते हैं मेरा कोड यूज़ करके। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, इंकरेजमेंट मिलती है और ऐसी स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।